तो मेरा नाम है सनी और आज हम करने वाले हैं स्ट्रिंग पूल। तो सबसे पहले डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग पूल को, समझते हैं कि स्ट्रिंग पूल होता क्या है। तो स्ट्रिंग पूल एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स ए आप हो और आप एक लाइब्रेरी में गए हो और वहाँ पर आपने क्या बोला कि मुझे जावा का बुक दो। तो लाइब्रेरियन क्या करेगी, सबसे पहले जाएगी और जहाँ पर उसके पास लिस्ट बुक्स के लिस्ट होते हैं उसमें जाएगी और वो चेक करेगी कि क्या जावा का बुक्स इसमें प्रेजेंट है कार्ड में या नहीं है। अगर उसमें प्रेजेंट होगी जावा, अगर उसके पास जावा का बुक होगा तो क्या करेगी, वो सिंपली उसे आपको दे देगी। और अगर उसके पास नहीं होगा तो वो अपने हो सकता है कि हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएगी और बोलेगी कि हमें जावा की बुक की रिक्वायरमेंट है और हमें जावा की बुक बनाया जाए। सेम इसी तरह से कुछ हमारा स्ट्रिंग पूल में होता है। स्ट्रिंग पूल में क्या होता है कि जब भी हम एक s1 इज इक्वल टू जावा नाम का एक वेरिएबल असाइन करते हैं, s1 इज इक्वल टू जावा हम लिखते हैं, तो क्या हो रहा है इंटरनली, ये हमारा हम स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा लिख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारा जो स्ट्रिंग पूल है वो चेक करेगा जावा के जो JVM की मेमोरीज़ हैं। जावा में दो तरह की मेमोरीज़ होती हैं, एक होता है स्टैक मेमोरी और एक होता है हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग पूल होता है, तो उसमें वो चेक करेगा स्ट्रिंग पूल में कि क्या जावा ऑलरेडी जावा नाम का स्ट्रिंग है जो अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो जावा नाम का स्ट्रिंग है जो अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक नया जावा नाम का जावा क्रिएट कर देगा और वो s1 को ही असाइन कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मान लो कि हमने स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू फिर से हमने जावा पास किया है, तो अब क्या होगा, अब हमारा फिर इसमें होगा कि अब फिर स्ट्रिंग पूल क्या करेगा, वो JVM जो होगा वो स्ट्रिंग पूल में जाएगा और वो चेक करेगा क्या जावा अवेलेबल है। तो इस बार हाँ, हमारे पास जावा ऑलरेडी अवेलेबल है स्ट्रिंग पूल में। तो इस बार क्या करेगा, जो ये s2 के लिए नया जावा नहीं क्रिएट करेगा, वो सेम इसी का जो मेमोरी एड्रेस है s2 को भी सेम इसको भी असाइन, ये भी सेम s2 मेमोरी को रेफरेंस कर देगा। बट जब हम लिखते हैं स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू न्यू, तो इसमें हम बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जावा को फोर्स कर रहे हैं कि वो हमारे लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करे जावा। तो अब क्या हो गया, s3 जो होगा वो हमें इसका रेफरेंस करेगा और ये हमारा हीप मेमोरी या हीप ऑब्जेक्ट में हमारा एक क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा दो केस हो जाएगा, एक है जो हमारा स्ट्रिंग पूल था, स्ट्रिंग पूल में जावा क्रिएट हुआ था, और एक हमारा हीप में क्रिएट। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और काफ़ी टाइम इंटरव्यूअर है जो पूछता रहता है कि मान लो हमारे पास स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमने जावा बनाया था, ठीक है, इस तरह है, और स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू जावा दिया हुआ है एंड स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड यहाँ पर हमने जावा पास किया है। तो अब बताओ कि system.out.println लिखा रहेगा यहाँ पर और वो कहेगा कि क्या s1 है जो हमारा इक्वल टू है s2 के, और क्या system.s1 है जो हमारा क्या इक्वल टू है s3 के। तो अब आप बताओ इसमें क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि s1 और s2 है जो सेम मेमोरी को रेफ़र कर रहा है जावा को,
तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रू है। बट जो S3 है इसमें क्या हो रहा है दोनों सेम जावा ही है, बट इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो दोनों का डिफरेंट है। S1 S2 सेम मेमोरी एड्रेस को रेफ़र कर रहा है, बट S3 है जो डिफरेंट मेमोरी को एड्रेस कर रहा है। तो इसलिए S1 और S3 है जो नॉट इक्वल होगा और ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि स्ट्रिंग का मेन जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो स्ट्रिंग का डेफिनेशन कहता है कि स्ट्रिंग पूल इज़ अ स्पेशल मेमोरी एरिया। स्ट्रिंग पूल एक ऐसा स्पेशल मेमोरी एरिया है किसमें इन जावा के हीप मेमोरी में हमने देखा था अभी कि हमारा हीप मेमोरी था और हीप मेमोरी के इनसाइड हमारा स्ट्रिंग पूल बना हुआ था। स्ट्रिंग पूल बना हुआ था कुछ इस तरह से था। तो ठीक इसी तरह से क्या बोलता है, स्ट्रिंग पूल है एक ऐसा इज़ अ स्पेशल मेमोरी इनसाइड जावा हीप मेमोरी हुज यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर स्टोर्ड ओनली वंस, कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही स्टोर किए जा सकते हैं। यूनिक वैल्यू कहने का क्या मतलब हो गया कि मान लो हमने अगर जावा एक बार पास किया है स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू हमने जावा पास किया था, तो अगर फर्स्ट टाइम जावा नहीं होगा तो वो स्ट्रिंग पूल में क्या करेगा उससे जावा को क्रिएट कर देगा। और नेक्स्ट अगर हमारा सेकेंड टाइम अगर हम S2 इज इक्वल टू लेट्स हम कोड पास करते हैं तो कोड पहले स्ट्रिंग पूल क्या करेगा वो अपने स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा क्या कोड एग्जिस्टिंग है या नहीं। अगर कोड एग्जिस्टिंग नहीं है तो वो इसमें कोड को डाल देगा, और अगर तो कोड एग्जिस्टिंग हुआ तो क्या करेगा वो दोबारा से ना क्रिएट करके वो सेम S2 को भी इस मेमोरी एड्रेस को असाइन कर देगा और S3 को भी सेम इसी मेमोरी एड्रेस को असाइन कर देगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रिंग पूल काम करता है। हाँ, और अब देखते हैं कि स्ट्रिंग पूल का पर्पस क्या है। तो ये हमारा क्या करता है, सेव मेमोरी। सेव मेमोरी आप देख सकते हैं कि हमने अभी देखा कि ये यूनिक वैल्यूज़ को ही स्टोर करता है और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेमोरीज़ को सेव करता है। फिर क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस किस तरह से करता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम जावा में मान लो कि हम स्ट्रिंग क्रिएट करते जा रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा डाल रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग 2 में भी हमने जावा डाल दिया, इसी तरह से। तो हर बार क्या होगा, हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और हर बार ये मेमोरी को एलोकेट करता रहेगा और ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर जाएगा और वो गार्बेज कलेक्शन को फिर बढ़ाता जाएगा। तो इस तरह से ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक बार ही क्रिएट करता है और बाकी टाइम उसी को रेफ़र कर देता है। अवॉइड डुप्लीकेट, सेम ए और ए प्रॉपर्टी सेम हो गया, ये हमारा एक ही बार मतलब क्रिएट करता है और डुप्लीकेसी को अवॉइड करता है। फास्टर स्ट्रिंग कंपैरिजन, कि जब मान लो हमारे पास एक है और दूसरा भी सेम इसी ऑब्जेक्ट को रेफर्स कर रहा है तो और सेम मेमोरी को रेफ़र कर रहा है तो हम कंपैरिजन करना बहुत फास्ट हो जाता है यहाँ पर। अब समझते हैं कि स्ट्रिंग पूल का इंटरनल वर्किंग वो इंटरनली किस तरह से काम करता है। कि लेट्स जब भी हम क्या होता है, सबसे पहले हमारा JVM मेमोरी होता है, उसमें हमारा दो तरह की मेमोरीज होते हैं। एक हमारा आ गया स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी। और हीप मेमोरी में हमारा स्ट्रिंग पूल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा लिखते हैं तो ये इंटरनली क्या काम करता है कि जो जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो सबसे पहले इसे रीड करता है जावा को, फिर वो चेक करता है इस स्ट्रिंग पूल में। स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा कि क्या हमारे पास जावा है, जावा लिखा हुआ है कहीं। तो अगर तो उसे जावा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो उसे क्रिएट कर देगा। अगर मान लो कि स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू जावा लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा, सेम S1 को भी इसी मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस दे देगा और S2 को भी सेम इसी का मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर देगा। और जब हम स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और जावा लिख रहे हैं
तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, जावा को हम बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए एक अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। हीप ऑब्जेक्ट में जावा को बोलेगा कि एक नया ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्रिएट करो, और S3 जो होगा वो इससे रेफरेंस करेगा। बेसिकली इंटरनली क्या कर रहा है कि जब भी हमारा जावा जैसे बना, सबसे पहले जावा को क्या करेगा, वो इसको जावा को एक हैश कोड में कन्वर्ट कर देता है। हैश कोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसे चेक करेगा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एक जावा स्ट्रिंग लिखते हैं तो जावा क्या करेगा, सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर देगा हैश कोड में। हैश कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा कि क्या ये हैश कोड मेरा अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो अवेलेबल होगा तो वो इसी को रेफ़र कर देगा, रिटर्न कर देगा रेफरेंस को। और अगर तो हमारा अवेलेबल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा एंड स्टोर कर लेगा इसे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा इंटरनल वर्किंग है स्ट्रिंग पूल का।